गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा चरक संहिता सीरीज का 8th लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 64 से 63 तक हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। रसनार्थो रसस्तथा द्रव्यमापाच्छितिस्तथा निर्वित्तो च विशेषे च प्रत्याखादस्त्रया। इसको मैं लिखाकर पढ़ा देती हूँ, फिर श्लोक से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक का श्लोक है। आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है रस की उत्पत्ति में कारण कौन से महाभूत हैं। रस की उत्पत्ति में कारण, इस उत्पत्ति को 3 टर्म और दिया है। रस की उत्पत्ति में कारण, या रस की निर्वृत्ति में कारण, या रस के उपादान द्रव्य, या रस के उपादान द्रव्य, या रस के आधारभूत द्रव्य। ये 4 टर्मिनोलॉजी इसके लिए आता है। तो रस की उत्पत्ति में कारण, निर्वृत्ति में कारण, उपादान द्रव्य, आधारभूत द्रव्य। इसका मतलब कुल मिला के एक ही चीज होता है कि रस की उत्पत्ति किससे होती है। तो हमने एक कोड बनाकर याद कराया था, रस में जल जप से निर्वृत्ति हो जाती है। अगर आप जप करेंगे तो जप से क्या होगा, आप इस संसार सागर से निवृत्त हो जाएंगे। तो जप से निर्वृत्ति, तो जा से जल हो जाएगा, पा से पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है। अब बची दूसरी चीज, उसमें केवल 2 ही टर्म है। रस के विशेष ज्ञान में, रस के विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान मतलब क्या हो रहा है, उस चीज की हमको अभिव्यक्ति हो रही है। तो विशेष ज्ञान को ही एक और चीज बोलते हैं, अभिव्यक्ति। तो रस के विशेष ज्ञान या अभिव्यक्ति में कौन से महाभूत हैं, इसके अलावा कौन हमारे पास बचा, आकाश, वायु और अग्नि। तो 3 महाभूत हैं जो विशेष ज्ञान और अभिव्यक्ति में कारण होते हैं। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको श्लोक से पढ़ा देती हूँ, विमर्श से आप पढ़ेंगे। कुल मिला के वही है, क्यों टाइम वेस्ट हमको करना। तो रसनार्थ है, रसत था मतलब रसना के अर्थ, रस का नाम रस है, रस का आधार द्रव्य या उत्पत्ति में कारण जल और पृथ्वी है, इसी को उपादान नीचे लिखा है। और विशेष ज्ञान या अभिव्यक्ति में कारण वायु, आकाश और प्रवृत्ति है। तो निर्वृत्ति तक यहाँ का विशेष ज्ञान का बाकी के 3 महाभूत होते हैं। विमर्श पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब 6 प्रकार के रस होते हैं। श्लोक का रेफरेंस याद रखेंगे, क्योंकि मैं आपको विमान स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। वहां पे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि मधुर रस का नाम वहां पे मधुर ही है, पर सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में मधुर को उन्होंने स्वादु टर्म दिया है। रेफरेंस पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो विमान का फर्स्ट चैप्टर में मधुर रहेगा, यहाँ पे स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब इसमें जो श्लोक लिखा है इसको केवल अंडरलाइन कर लो, बाकी मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ कि कौन से रस होते हैं, कौन से दोष को बढ़ाते हैं और कौन से रस उनको घटाते हैं। ठीक है। तो देखिए, वात प्रकोपक आपको पता है, सिंपल सी चीज है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। शुरुआत के 3 रस मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाते हैं, यानी वात को शमन करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाते हैं, कफ को शमन करते हैं। इतना हमको पता है, 3-3 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो क्रमशः है ना। और पित्त में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो हम उसको याद कर लेते हैं। कॉल करना, कॉल करके बुलाना, किसको, जब अगर तमक श्वास का अटैक पड़ेगा तो हमको कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। तो तमक, टी फॉर तिक्त, एम फॉर मधुर, के फॉर कषाय, यहाँ पे सी फॉर कटु, ए फॉर अम्ल, एल फॉर लवण। फिर उल्टा ना कर दो कि तमक ना पित्त प्रकोपक होगा, ये पित्त शामक हो गया। तो ट्रिक में भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर याद करनी पड़ती, आपको पता है ना। तिक्त है, मधुर है, कषाय है, शीतल रस है, तो पित्त को शमन करेगा। ये सारे उष्ण रस हैं तो पित्त को प्रकोपित करेगा। फिर एक और अलग से क्वेश्चन बनता है, प्रबल वात प्रकोपक रस कौन सा है। तो ये सबसे खतरनाक वात को प्रकोपित कराने वाला रस होता है। और प्रबल पित्त शामक रस कौन सा है, सबसे खतरनाक मतलब सबसे अच्छा पित्त शामक होता है तिक्त रस। ऐसे 2 क्वेश्चन यहां से और बनते हैं। क्लियर हो गया। चलिए वापस चलते हैं नोट्स पर। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आते हैं महाभूत
और उसमें रसों में महाभूत का इन्वॉल्वमेंट, ये मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे तो हर वीडियो में कम से कम 1-2 बार तो बताया है, और हर पेपर में ये रिपीट होता है, कहीं कुछ पूछ लिया जाता है। तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय का क्रम यही रहता है, आप सभी जानते हैं। अब क्या करना है आपको, इधर से मत याद करो, जो मैं आपको लिखा रही हूँ वही याद करो। पहले हमने पृथ्वी प्लस जल ऐसा लिखा, एक बार पृथ्वी प्लस जल ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, कुछ गलत लिख दिया मैंने, एक बार और इधर करें। पृथ्वी प्लस जल ऐसे लिखा, फिर मैंने पृथ्वी प्लस जल ऐसे लिखा, फिर मैंने 3 बार अग्नि 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 लिख दिया, यहाँ पे 3 बार वायु 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 लिख दिया। अब यहाँ पे छोटा वाला आ गया था, छोटे वाले आ के बाद बड़ा वाला आम आता है ना, तो आ फॉर आकाश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। पृथ्वी जल ऐसे लिखा, एक बार ऐसे लिखा, 3 बार अग्नि लिख देना, 3 बार वायु लिख देना, छोटा आ आया था तो बड़ा आ लिखेंगे और लास्ट में पृथ्वी लिखेंगे। अब कर लो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, बिल्कुल सिंपल सा है, याद हो गया। जब मैं आपको सूत्र स्थान हाँ यही बता देती हूँ, ठीक है। बस अंतर क्या है कि जब हम आपको शारंगधर संहिता पढ़ाएंगे तो वहां पे उन्होंने कटु और तिक्त को एक्सचेंज कर दिया, कटु तिक्त को किया है ना कि कषाय वाले को किया है। मतलब उन्होंने कटु में वायु आकाश बोल दिया, तिक्त में क्या बोल दिया है, वायु और अग्नि बोल दिया है। कटु तिक्त को एक्सचेंज करके बोला है ना, हम कभी कभी क्या कर देते, तिक्त और कषाय को रिप्लेस कर देते, पर वो नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। द्रव्यों का वर्गीकरण, तो द्रव्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो यहां से मैं आपको आज ही पढ़ा देती हूँ, आज ही क्लास में। फिर उसके बाद हम मूलनी फलनी को एक क्लास में लेंगे, ठीक है। वो बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत अच्छे से आपको समझाना भी पड़ेगा। तो द्रव्यों का वर्गीकरण यहाँ पे जो बताया है प्रभाव भेद से, तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि द्रव्यों के भेद कितने होते हैं, है ना। वहां पे हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं, एक कारण और एक कार्य। कारण 9 प्रकार का होता है, कार्य 2 प्रकार का होता है, ये हम आपको एक बार बता के आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रभाव भेद से द्रव्यों के भेद। 3 प्रकार का होता है, किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण, और एक होता है स्वस्थ हितकर। याद रखेंगे अच्छे से। देखो ये प्रभाव है, क्या प्रभाव है, दोषों को शमन करना या धातु को प्रदूषित करना या स्वस्थ को हितकर रखना, तो ये क्या है, उस द्रव्य का प्रभाव है। तो याद करने में आसानी होगी कि प्रभाव भेद से क्या होता है। और इसी को हम एक और टर्म देते हैं कर्म भेद से, प्रभाव भेद से, या फिर इनको हम बोलेंगे कर्म भेद से, दोनों एक ही चीज है। तो कुछ द्रव्य दोषों को शांत करने वाले, कुछ धातु को दूषित करने वाले, कुछ द्रव्य स्वस्थ वृत्त में हितकारी होते, इस प्रकार से द्रव्यों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। अब आता है उत्पत्ति भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। तो प्रभाव और कर्म से हो गया 3, कारण वाले 9, कार्य वाले 2, सिंपल द्रव्य 2 प्रकार का, और अब आते हैं उत्पत्ति भेद से। इसी को एक और चीज बोलते हैं योनि भेद से। देखो उत्पत्ति स्थावर जांगम, इसको हम योनि भी तो बोलते हैं कि स्थावर योनि है, जांगम योनि है, पार्थिव योनि है। तो योनि भेद से या उत्पत्ति भेद से भी द्रव्य कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम में क्या होता है, जांगम कितने प्रकार के हैं, लिख लो 19 प्रकार के हैं, और आ से औद्भिद, आ से 18, ठीक। तो जांगम में कौन से द्रव्य आएंगे, जो हमको जीव जंतुओं से मिलते हैं। औद्भिद में कौन से आएंगे, जो हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं, स्थावर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। पार्थिव मतलब होता है जो जमीन की खुदाई से मिलते हैं, जैसे धातुएं, वो पार्थिव में कहलाते हैं। इनमें से केवल एक एक चीज आपको याद रखना है जो हमको कंफ्यूज करती, बाकी आप समझते हैं कि मधु किससे मिलती है, हमकी जांगम द्रव्यों से, है ना। मधु कैसे, मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं तो उनसे हमको मिलता है, तो मधु। गोरस वर्ग, गोरस में क्या आता है, दूध दही घी, ये जानवरों से मिलता है। पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, ये सारा उसी से मिलता है। बिंड, मूत्र, चर्म, मार्क कर लेना, चर्म दिया है, इस चर्म से हमको
जानवरों की चमड़ी समझना है, ना कि पौधों पेड़ों की छाल समझना है। उसमें कुछ अलग टर्म रहेगा, तो चर्म पूछा जाएगा। अस्थि, स्नायु, श्रृंग, नख, खुर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। केश, लोम, रोचन, कोरोचन आदि ये किस में आएगा? पूरा जांगम योनि में आएगा। ठीक है, अब आते हैं पार्थिव द्रव्य। देखो यहाँ पे गोरस वर्ग दिया है, यहाँ पे अलग से दूध या क्षीर का उल्लेख नहीं किया गया है ना, तो दूध, दही, घी इत्यादि गोरस में इंक्लूड किया है। अब पार्थिव द्रव्य के पहले हम स्थावर पढ़ लेते हैं। औद्भिद या स्थावर, इसमें क्या चीजें आती हैं? 4 प्रकार की आती हैं, जो आगे जाके वो बताए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। औद्भिद द्रव्य यानी कि स्थावर द्रव्य में कौन कौन सी चीजें हैं? मूल, त्वक, यहाँ पे त्वचा है, वहां पे क्या थी? चर्म थी। कंफ्यूजन हो गया है ना? की चर्म छाल होगी और त्वचा हमारे शरीर की होगी, पर यहाँ पे त्वक दिया है ना। मूल, छाल को क्या दिया है? त्वक दिया है। सार इसी से मिलता है, नृयास है, नाल है, स्वरस है, पल्लव है। शीर, हमको ये शीर दुग्ध से कंफ्यूज कर देगा, वो तो जानवरों से मिलता है, पर ये शीर कौन सा शीर है जो हमको किसी कंद से निकलता हुआ दिखता है? जैसे स्नूही के पत्ते से, वो कंद टाइप का होता है, उससे निकलता है। तो ये शीर किस में आता है? औद्भिद में आता है। देखो, याद कराने का मतलब मेरा इतना है, कितनी माइनर सी चीजें अगर आप अभी से क्लियर करके चलोगे ना, तो एग्जाम में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप उसको सॉल्व करने में कम समय लगाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये जो समय बचेगा, उस समय को आप टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा सकते हो। ठीक है, समझे ना? तो गोरस कहाँ है? जांगम में, उसमें क्षीर आता है, पर स्पेशल क्षीर नाम से जो आएगा वो औद्भिद में आता है। वहां पे क्या था? गोरस वर्ग था, यहाँ पे क्षीर है। और वहां पे क्या था? चर्म था, यहाँ पे त्वचा है। और भस्म, भस्म क्या होगा? औषधियों को जलाया, पेड़ पौधों को जलाया, उसमें से राख बन गई। तेलानी, कंटका, पत्राणी, शुंगा, कंदा, प्ररोहा आदि जो होते हैं औद्भिद द्रव्य में आते हैं। तो याद हुआ, सारी चीजें क्लियर करते चलना है। अब पार्थिव में तो कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि उसमें सारे धातुएं हैं पार्थिव में। तो देखो, स्वर्ण है ना, समला, पंचलोहा, सिक्ता, सुधा, मनाशिला, मणि, लवण, गैरिक, है ना, भौम औषधि, ये सब पार्थिव से मिलते हैं। तो ये पार्थिव द्रव्य हो गया। ठीक है, अब अगली क्लास में आपको मूलनी फलनी द्रव्य पढ़ाने वाली हूँ। पूरा एक स्पेशल टॉपिक रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मूलनी फलनी के साथ ही मैं आपको लवण के सामान्य गुण पढ़ा दूंगी। उसके बाद एक टॉपिक हमारा रहेगा मूत्र का, और लास्ट एक और रहेगा जिसमें आपका सूत्र स्थान का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।